रिएक्शन कैसे होते हैं, रिएक्टेंट क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है, देन यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, देन प्रोडक्ट क्या होता है और बाय प्रोडक्ट क्या होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय गौस सर। मैं हूं आपका दोस्त गौस सर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये बेसिक टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में विथ डिटेल, एकदम कंसेप्ट क्रिस्टल क्लीन। तो इस टॉपिक के लिए काफी दिनों से बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जीओसी का लेक्चर अपलोड कीजिए। मेरे कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से थोड़ा सा लेक्चर अपलोड करने में लेट हो गया। जो लोग भी इसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लो जो लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत स्ट्रांग रहेगा। केमिस्ट्री के अंदर स्ट्रांग करने के लिए, मतलब सारे बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रांग करने के लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस लेक्चर को आखिर तक, एंड तक देखिए। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर ले और हम आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। तो चलो बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले जीओसी को समझेंगे कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। जैसे कि मान लो हमारे जहन के अंदर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते एक कंसेप्ट आया था कि यहाँ पर बहुत सारे रिएक्शंस रहेंगे, यहाँ पर बहुत सारे मैकेनिज्म्स रहेंगे। तो ये बहुत सारे रिएक्शंस और इनके मैकेनिज्म के कंसेप्ट को एकदम क्लियर करना है। तो इसके लिए चलो समझते हैं सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमारे जहन में एक बात आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले इनिशियली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन आई तो कहा गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। सबसे पहले कहा गया कि द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ऐसा क्या खास बात है कि इसके बारे में कहा गया कि स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स? ऐसा क्या कार्बन ने कुछ खास कर दिया जिसके वजह से सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के नाम कर दी गई? तो देखते हैं, जैसा कि हमने क्लास 10 के अंदर पढ़ा है, कार्बन जो है आपका, कार्बन टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी बताता है, यानी 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। उसके अलावा कार्बन क्या बताता है आपका, इट शोज कैटानेशन, मतलब ये एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में ज्वाइन होकर, जैसा कि कार्बन शोज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ज्वाइन होकर नंबर ऑफ कार्बन की चेन बनाता है और इसे बड़े बड़े कंपाउंड बनाता है। ये कार्बन की खास बात है, कार्बन अपने अंदर ये खासियत बताता है। तो इस वजह से कार्बन की कुछ खास बात है, इसलिए कार्बन को कहा जाए कि स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। लेकिन ये बात भी आगे जाकर थोड़ा सा जो है तो पूरे तरीके से हमको जो है तो सेटिस्फाइड नहीं हुई, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि मान लो आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है और आपका कार्बन डाइसल्फाइड है। इस कंपाउंड्स के अंदर आपको कार्बन तो दिखाई दे रहा है, जैसा कि हमने कहा कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका कार्बन एटम तो है, लेकिन इसी के साथ में दूसरे भी एलिमेंट्स है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये तो एक्चुअली आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स है। तो थोड़ा सा आगे गया, थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये मालूम पड़ा, लेटर ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? अब हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा सा अगर डिटेल जानेंगे तो हमने 10th क्लास में पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन्स में आपके मेनली 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है आपका अनसैचुरेटेड। अब जैसा कि अगर हम बात करेंगे सैचुरेट कंपाउंड किसे कहते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर आपका कार्बन कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड में अगर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर फर्दर 2 तरह के कंपाउंड होते हैं। एक होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये हम 10th का ही बेसिक देख रहे हैं। देन सैचुरेटेड कंपाउंड किसे कहेंगे? जहां पर आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा और उसे ही हम क्या कहते हैं? अल्केन कहते हैं। देन अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को क्या कहा जाता है? अल्कीन। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को क्या कहा जाता है? अल्काइन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बाद में से क्या कहा गया? इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। जैसा कि अगर हम देखेंगे, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये आपका हाइड्रोकार्बन, दैट इज आपका ये इथेन है, यानी ये आपका अल्केन बिरादरी का जो है तो इथेन है। यहां से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ और एडिशन ऑफ यहां पर हेलोजन हुआ, तो इससे जो फॉर्म हुआ यानी कार्बन और इसके साथ में एक आपका दूसरा फंक्शनल ग्रुप, तो ये बन गया आपका हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। तो बाद में से डेफिनेशन क्या बनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। तो ये हमने देखा सारे बेसिक चीजें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में एक थ्योरी आई, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये बात है 1700-1800 की सेंचुरी की टाइम की बात है। वाइटल फोर्स थ्योरी, इसको किसने बताया? इसको बताया, इस थ्योरी को दिया बर्जेलियस नाम के साइंटिस्ट ने। इसने क्या कहा? जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये नेचर में पाए जाते हैं, प्लांट्स एनिमल के पास से। देन इसने क्या कहा? देयर इज अ वाइटल फोर्स बिहाइंड दिस फॉर्मेशन। ये फॉर्म होने के पीछे एक ऐसी वाइटल फोर्स है, एक ऐसी एक पावर है, ऐसी एक ताकत है जिसके जरिए से ये नेचुरली प्रिपेयर होते हैं। लेकिन
बाद में से क्या हुआ, 1828 में एक आपका साइंटिस्ट आया जिसका नाम था एफ होलर। एफ होलर ने क्या बताया, देखो एफ होलर ने क्या बताया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लेबोरेटरी। एक्चुअली हुआ ऐसे, इसने अमोनियम साइनेट लिया, अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हीट किया, इसको ट्रीटमेंट किया और फॉर्मेशन ऑफ क्या हुआ, यूरिया हुआ और आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो गया। यहां पर तो एकदम चमत्कार हो गया, एकदम एक्सीडेंटली यहां पर क्या हो गया, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो गया, जो कि वाइटल फोर्स थ्योरी यहां पर क्या हो गई, वाइटल फोर्स थ्योरी यहां पर फेल हो गई, क्योंकि ये फॉलोअर ने क्या प्रूव कर दिया कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी किसके पास से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के पास से। तो यहां पर ये मालूम पड़ा कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन थी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी प्री हिस्ट्री थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहां पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला, उसे कहा जाता है जिगजैग फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, कितने उस मॉलिक्यूल के अंदर आपके एलिमेंट्स है या कितने आपके एटम्स है। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर हम देखेंगे तो आपका CH3 सॉरी C2H6, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है एक आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का है। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर लिखना है तो इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, थोड़ा सा इसको खोलकर लिख देंगे 2 कार्बन। और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 6। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपका कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है, यानी कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो अब यहां पर देखेंगे इस कार्बन ने 1 बॉन्ड फॉर्म किया, अब यहां पर 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा हाइड्रोजन के साथ। देन इस कार्बन ने 1 बॉन्ड फॉर्म किया और यहां पर ये 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। देन कंडेंस फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा इसको कंडेंस किया जाएगा। जैसे कि मान लो पहले वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, देखो एक बार 3 हाइड्रोजन है CH3। देन दोनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और दूसरे वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 3। तो ये हो गया आपका कंडेंस फार्मूला। देन जिगजैग फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है, यहां पर आपको कार्बन और हाइड्रोजन को अपने मन की आंखों से देखना है। वो कैसे है, देखो एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, इसे कहा जाता है बॉन्ड लाइन फार्मूला या जिगजैग फार्मूला। अब इसके रिगार्डिंग हम और कुछ एग्जांपल को देखेंगे। C3H8, अब यहां पर मैंने 3 कार्बन लिए और यहां पर आपके 8 हाइड्रोजन। एक्चुअली ये पहले वाला आपका इथेन, देन ये आपका प्रोपेन, मैं इसका नाम लिख देता हूं यहां पर इथेन और इसे कहेंगे प्रोपेन। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले यहां पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन, कितने हाइड्रोजन है, 8। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड फॉर्म किया, मतलब यहां पर आपके 3 हाइड्रोजन। अब यहां पर इसने 2 बॉन्ड फॉर्म किए, मतलब यहां पर आपके 2 हाइड्रोजन। देन यहां पर आपका 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। एक बार देख लो 1 2 3, 3 कार्बन हाइड्रोजन, 3 + 2 5, 5 + 3 8। ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये हमने खोल खोल कर लिख दिया। अब थोड़ा सा इसको कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे। पहले वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 3। देन CH3, पहले और दूसरे कार्बन में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और दूसरे वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 2, CH2। देन दूसरे और तीसरे कार्बन में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और तीसरे वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 3। अब इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या बनेगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। जो कॉर्नर्स दिखेंगे, कॉर्नर्स पर आपके कार्बन, और कॉर्नर्स पर आपके कार्बन है, तो उसके रिगार्डिंग आपको हाइड्रोजन को और कार्बन को अपने मन की आंखों से देखना है। देन हम अगला एग्जांपल लेंगे यहां पर C3 C2H5Cl। अब मैंने यहां पर क्या किया, एक आपका यहां पर हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव लिया। अब यहां पर कितने कार्बन है, सबसे पहले 2 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 5 है, 1 2 3, देन 1 2। अब यहां पर और एक यहां पर क्लोरीन है और ये आपका क्लोरीन। देन इसी को मैं कंडेंस फॉर्म में लेता हूं। पहले वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, CH3। देन दूसरे वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और एक आपका क्लोरीन। अब यहां पर आपका अदर देन कार्बन एटम है, तो इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या बनेगा, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करना है, बाकी सारे आपके जो भी हेटेरो एटम रहेंगे अदर एटम को आपको शो करना है। जैसा कि ये फर्स्ट कार्बन, देन आपका ये सेकंड कार्बन, इस सेकंड कार्बन से आपका क्या ज्वाइन है, क्लोरीन। देन इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का जिगजैग फार्मूला या बॉन्ड फार्मूला ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां पर अगर हम देखेंगे आपके अगर बेंजीन के बारे में, तो बेंजीन को कैसे बताएंगे हम, C6H6, इसे क्या कहेंगे हम, इथाइल क्लोराइड, या इसे हम क्लोरोइथेन भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे बेंजीन के बारे में, C6H6
1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। अब यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 6। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड फॉर्म किए और यहां पर आएगा डबल बॉन्ड। देन इस कार्बन ने अगर देखेंगे तो 2 1 एंड 2 3 4, देन यहां पर एज इट इज सिंगल बॉन्ड। देन इस कार्बन ने 1 2 3, यहां पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। देन इस कार्बन की बात करेंगे तो 2 3 4, देन इस कार्बन ने 1 2 3, यहां पर भी एक डबल बॉन्ड आएगा। जैसा कि अगर हम जानते हैं कि बेंजीन के अंदर अल्टरनेटली सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है। देन इसी का कंडेंस फार्मूला क्या बनेगा? CH 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 CH, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं इसको, CH CH, देन CH, देन CH, देन CH, देन CH, देन CH। अब यहां पर डबल बॉन्ड है तो इसे हम डबल बॉन्ड बना देंगे। देन यहां पर आपका डबल बॉन्ड है, देन आपका यहां पर डबल बॉन्ड है। अब इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा? 1 2, देन इस तरीके से। अब यहां पर आपका डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये हो गया जिगजैग फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन फार्मूला। इस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे यहां पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कंसेप्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब ये सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है, इसको समझेंगे। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में समझने से पहले यहां पर एक बेसिक चीज को जानेंगे। अगर कहीं पर भी आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिंगल बॉन्ड मींस आपका वहां पर 1 सिग्मा बॉन्ड रहेगा। देन कहीं पर भी आपका अगर डबल बॉन्ड दिखाई देगा इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो वहां पर 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड होगा। अगर कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहां पर 1 सिग्मा एंड 2 पाई होंगे। अब इसके रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे ताकि आपका एक कंसेप्ट एकदम परफेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले फॉर एग्जांपल CH3 CH3 इस हाइड्रोकार्बन के जरिए देखेंगे। अब क्या करना है, सबसे पहले यहां पर इसको थोड़ा सा डिटेल में स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना है। देखो 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, 2 कार्बन, पहले वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन, 1 2 एंड 3। दूसरे वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन? 1 2 एंड 3। अब यहां पर हमको बताना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। सबसे पहले देखो यहां पर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं, यानी पाई बॉन्ड यहां पर है क्या? नहीं। अब सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? अगर एक सिंगल बॉन्ड रहेगा तो 1 सिग्मा। अब सबसे पहले यहां पर एक सिग्मा, यहां पर एक सिग्मा, यहां पर एक सिग्मा, देन यहां पर भी सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी एक सिग्मा, यहां पर भी एक सिग्मा, यहां पर भी एक सिग्मा, यहां पर सिग्मा। अब काउंट करो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहां पर आपके सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 7 है। और पाई बॉन्ड कितने हैं? 0। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखेंगे, CH3 CH2 CH3। अब यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड है? देखो डायरेक्टली हम बता सकते, लेकिन इसको अगर स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पर आपका मिस्टेक नहीं होगा। सबसे पहले यहां पर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन है। पहले वाले कार्बन से 1 2 3, दूसरे वाले कार्बन से 1 एंड 2, तीसरे वाले कार्बन से 1 2 एंड 3। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो आपके सिंगल बॉन्ड पूरे यहां पर आपके सिंगल बॉन्ड है। कोई डबल बॉन्ड है क्या? नहीं। यानी डायरेक्टली मैं कह सकता हूं यहां पर पाई बॉन्ड है क्या? कोई भी नहीं है। सिर्फ हमको यहां पर सिग्मा बॉन्ड को फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं, सिग्मा 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 सिग्मा, देन सिग्मा 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 सिग्मा, यहां पर भी सिग्मा, यहां पर सिग्मा। अब काउंट करो पूरे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 10। और पाई बॉन्ड कितने यहां पर? 0। अब अगला एग्जांपल को देखेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड देखना है। अब इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले लिखेंगे। देयर आर 3 कार्बन, फर्स्ट कार्बन 3 हाइड्रोजन, फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन इसमें सिंगल बॉन्ड, देन यहां पर 1 हाइड्रोजन, सेकंड एंड थर्ड में यहां पर डबल बॉन्ड, देन 1, देन अनदर। क्योंकि हर कार्बन की वैलेंसी कितनी चाहिए? 4 चाहिए। एक बार वैलेंसी भी चेक कर लो। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड, हो गई 4। देन इस कार्बन ने 1 2 और ये 2, ये 4। इस कार्बन ने 1 2 3 एंड 4। अब सबसे पहले यहां पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को देखेंगे। अब अगर स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपका एक सिग्मा सिग्मा सिग्मा, देन सिग्मा,
देन यहां पर भी सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो 1 सिग्मा एंड 1 पाई, देन सिग्मा देन सिग्मा। अब सबसे पहले इजियर वे, यहां पर कितने पाई बॉन्ड है? 1 पाई बॉन्ड है। अब सिग्मा बॉन्ड को टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये था सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड के अंदर के सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड फाइंड कर सकते हैं। और एक एग्जांपल को ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका अल्डिहाइड कंपाउंड होता है। देन इसको लिख लेंगे कार्बन कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन। अब यहां पर देखना है सबसे पहले सिग्मा 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 सिग्मा, देन सिग्मा पाई, देन सिग्मा। अब यहां पर टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। देन पाई बॉन्ड कितने हैं? ओनली 1। तो ये देखा हमने सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के कंसेप्ट को। इस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया गया तो उसके अंदर आपके सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको ये बेसिक चीज मालूम होना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन, जैसा कि अभी हमने देखा, जो आपके सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होते हैं, अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर 4 सिग्मा होंगे, कोई भी कार्बन का अगर 4 सिग्मा यानी आपके 4 बॉन्ड फॉर्म करता होगा और 4 सिग्मा होंगे तो वो कहलाएगा sp3 हाइब्रिडेशन। देन 3 सिग्मा एंड 1 पाई रहेगा तो sp2 होगा, एंड 2 सिग्मा एंड 2 पाई रहेगा तो sp। इसको एग्जांपल के जरिए समझेंगे। फॉर एग्जांपल CH4। अब इसको थोड़ा सा खोलकर लिखते हैं, 1 कार्बन हाइड्रोजन, 1 कार्बन हाइड्रोजन, 1 कार्बन हाइड्रोजन। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और इस कार्बन ने कितने किए? यहां पर 4 सिग्मा। 4 सिग्मा मींस क्या आएगा आपका? यहां पर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन होगा sp3। देन इसी के साथ हम अगले एग्जांपल को देखेंगे, CH3 CH3। अब इसको थोड़ा सा डिटेल लिखते हैं, कार्बन कार्बन, देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहां पर देखेंगे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, देन यहां पर सिग्मा सिग्मा सिग्मा। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो आपका इस कार्बन ने 4 सिग्मा, दैट इज sp3। देन इस कार्बन ने भी देखेंगे तो अगर यहां पर बॉन्ड देखेंगे तो ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3। देन यहां पर एक आपका सिग्मा, ये भी हो गया आपका sp3। देन इसी के साथ अगले एग्जांपल को देखेंगे, एग्जांपल 3, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको थोड़ा सा डिटेल लिखेंगे, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, देन यहां पर कार्बन हाइड्रोजन, देन यहां पर डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, देन यहां पर कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहां पर देखेंगे तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, दैट इज 4 सिग्मा। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। देन इस कार्बन की अगर बात करेंगे तो यहां पर 1 सिग्मा, यहां पर पाई, देन सिग्मा। अब इस कार्बन ने अगर देखेंगे तो 3 सिग्मा एंड 1 पाई, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? 3 सिग्मा एंड 1 पाई sp2। देन इस कार्बन की बात करेंगे तो यहां पर सिग्मा, देन यहां पर सिग्मा एंड पाई, तो यहां पर 3 सिग्मा एंड 1 पाई, इसका हाइड्रोजन क्या होगा? sp2। इस कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो इस कार्बन ने, सॉरी, इस कंपाउंड के रिगार्डिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यस करेक्ट। देन यहां पर सिग्मा, देन यहां पर सिग्मा, एंड इसी के साथ यहां पर क्या है आपका? पाई बॉन्ड। तो इस कार्बन ने देखेंगे तो 3 सिग्मा एंड 1 पाई, तो इसका वाइब्रेशन क्या आएगा? sp2 आएगा। देन इस कार्बन की बात करेंगे तो इस कार्बन ने यहां पर सिग्मा 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 सिग्मा, देन यहां पर सिग्मा एंड पाई, यानी 3 सिग्मा एंड 1 पाई। 3 सिग्मा और इस पाई के लिए क्या आएगा? 1। एंड इस कार्बन का भी sp2, इस कार्बन का भी sp2, इस कार्बन का sp2, और इस कार्बन का भी sp2, देन इस कार्बन का sp3। देन इसी के साथ नेक्स्ट एग्जांपल को देखेंगे, एग्जांपल नंबर 4, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब यहां पर इसको थोड़ा सा डिटेल लिखेंगे, 1 कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन 1 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहां पर देखेंगे तो सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, दिस कार्बन हैविंग 4 सिग्मा, दैट इज 4 सिग्मा मींस sp3। देन दिस कार्बन हैविंग सिग्मा पाई, दैट इज 2 पाई, 2 पाई एंड 2 सिग्मा, 2 पाई एंड 2 सिग्मा क्या होगा? sp। देन दिस कार्बन हैविंग सिमिलर वे 1 सिग्मा
2 पाई एंड देन हियर सिग्मा, 2 सिग्मा 2 पाई, इसका भी क्या होगा sp, देन दिस कार्बन सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मींस sp3, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका sp3। अगर हम यहाँ पर हम कोई एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में देखेंगे, फॉर एग्जांपल बेंजीन, फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग है। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में लिखेंगे, CH 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 देन CH देन CH CH CH, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, यहां पर सिग्मा बॉन्ड, यहां पर सिग्मा एंड यहां पर पाई, देन इस कार्बन ने यहां पर सिग्मा, यहां पर पाई, देन इसके साथ में यहां पर सिग्मा, देन इस कार्बन ने यहां पर एक सिग्मा, देन यहां पर एक सिग्मा और यहां पर सिग्मा और पाई, देन इस कार्बन ने यहां पर एक सिग्मा एक पाई, देन यहां पर एक सिग्मा, देन इस कार्बन ने यहां पर एक सिग्मा, यहां पर एक सिग्मा और देन यहां पर एक सिग्मा और पाई। अब हर कार्बन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो 2 सिग्मा, दिस वन इज 3 सिग्मा 1 पाई, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। देन इस कार्बन ने यहां पर देखेंगे तो 2 सिग्मा और यहां पर 2 सिग्मा, अनदर 1 सिग्मा, 3 सिग्मा एंड 1 पाई, इसका भी होगा आपका sp2। देन इस कार्बन का भी होगा sp2, इस कार्बन का भी होगा sp2, इस कार्बन का भी होगा sp2 और इस कार्बन का भी होगा sp2, यानी ऑल कार्बन हैविंग sp2 हाइब्रिडेशन। तो इस तरीके से हम हाइब्रिडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल को यहां पर देखेंगे, एग्जांपल नंबर 6, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब इस कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पर इस कार्बन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एंड यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसको 4 सिग्मा बॉन्ड, मींस क्या रहेगा आपका sp3। इस कार्बन यहाँ पर 1 पाई एंड 3 सिग्मा, 3 सिग्मा एंड 1 पाई, देन ये क्या होगा आपका sp2। देन यहाँ पर दिस कार्बन हैविंग 3 सिग्मा एंड 1 पाई, इसका भी होगा sp2। देन इस कार्बन ने यहाँ पर सिग्मा सिग्मा एंड यहाँ पर ये 2 सिग्मा, दैट मींस आपका 4 सिग्मा sp3। दिस कार्बन हैविंग 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा एंड दिस 1 सिग्मा, दैट इज sp3। तो हम जो हाइब्रिडेशन के रिगार्डिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात को जानेंगे। सबसे पहले sp3 sp2 एंड sp। अगर हम परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर की अगर बात करेंगे, यहाँ पर एक यस और p3 है, यानी 1/4 अगर देखेंगे यहाँ पर होगा आपका यस कैरेक्टर 25%। अब अगर यहां पर देखेंगे sp2, यानी यहां पर आपका 1/3 दैट इज होगा 33.33% ऑफ यस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर। देन यहां पर आपका 1/2 मींस आपका होगा यहां पर 50%। जितना यस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पर एक बात बता दूं, परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर इज हायर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाई। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। सेकंड पॉइंट को जानेंगे, परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर इज हाई देन बॉन्ड विल बी शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, डिग्री ऑफ कार्बन। तो यहां पर डिग्री ऑफ कार्बन में कार्बन आपका 4 तरह की डिग्री शो करता है। सबसे पहले 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन 4 डिग्री। अब ये डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है इसको समझने से पहले 1 डिग्री मींस क्या होता है सबसे पहले इसको समझेंगे। कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच विथ वन कार्बन एटम, तो वो होता है आपका 1 डिग्री कार्बन एटम। अब यहां पर 2 डिग्री में क्या होगा, कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच विथ 2 कार्बन एटम। 3 डिग्री में क्या होगा, कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच विथ 3 कार्बन एटम। और 4 डिग्री में क्या होगा, कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच विथ 4 कार्बन एटम। तो यहां पर सिमिलर वे से कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। सबसे पहले CH3 CH2 CH3। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये आपका जो पहला वाला कार्बन एटम है ये डायरेक्टली कितने कार्बन से ज्वाइन है, भले ही सामने पूरी चेन रहने दो, ये डायरेक्टली कितने कार्बन से, एक, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1 डिग्री। देन सेकंड कार्बन की बात करेंगे, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से ज्वाइन है 1 एंड 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2 डिग्री। देन इस कार्बन की बात करेंगे, डायरेक्टली कितने कार्बन से, सिर्फ एक, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई 1 डिग्री। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे, CH3 CH CH3 CH2 CH3
CH3 CH3। अब यहां पर सबसे पहले इस कार्बन को देखेंगे, इस कार्बन ने कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड फॉर्म किया है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1 डिग्री। देन इस कार्बन की अगर बात करेंगे तो इस कार्बन ने 1 2 एंड 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 3 डिग्री। देन इस कार्बन की बात करेंगे 1 एंड 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2 डिग्री। देन इस कार्बन की बात करेंगे तो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, क्योंकि डायरेक्टली एक कार्बन से ज्वाइन किया वाला है। अब इस कार्बन की अगर बात करेंगे तो ये कार्बन ने 1 2 3 4, तो इसकी डिग्री क्या बनेगी 4 डिग्री। अब यहां पर हम कार्बन की डिग्री इजीली फाइंड आउट कर ले रहे। अगर इसके रिगार्डिंग हमको टोटल फाइंड आउट करना है, यहां पर हाउ मेनी 1 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन एटम, देन 4 डिग्री कार्बन एटम, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इनको काउंट करना है। सबसे पहले 1 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं 1, देन इसको भी बात करेंगे तो ये भी आपका 1 डिग्री होता है, डायरेक्टली एक कार्बन से ज्वाइन है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां पर 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए 5। देन 2 डिग्री कार्बन की बात करेंगे, देखो 1 ओनली 1 2 डिग्री, 3 डिग्री यहां पर एक है, एक ही है सिर्फ, और 4 डिग्री दैट इज ऑल्सो 1। अब ये तो देखा हमने 1 डिग्री कार्बन। अब इसके अलावा हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो अगले एग्जांपल में डिटेल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 3, CH3 CH2 CH3 CH3, देन यहां पर मैं H लिखता हूं। अब यहां पर हमको देखना है 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 4 डिग्री कार्बन तो है ही नहीं, ठीक है। अब उसके अलावा हमको देखना है 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। मैं फिर भी लिख देता हूं 4 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री हाइड्रोजन। अब हमने यहां पर कार्बन को तो फाइंड आउट करना इजिली समझ गया, अब हाइड्रोजन के बारे में क्या है तो समझते हैं। अब सबसे पहले 1 डिग्री कार्बन मींस क्या है इसकी डेफिनेशन, एक कार्बन एटम डायरेक्टली एक कार्बन एटम से 1 कार्बन डायरेक्ट 1 कार्बन, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री। देन दिस कार्बन हैविंग 1 एंड 2, तो ये क्या हो गया आपका 2 डिग्री। इस कार्बन की बात करेंगे 1 2 3, दैट इज इसकी डिग्री क्या हो गई 3। देन इस कार्बन की बात करेंगे तो 1 डिग्री, ये कार्बन डायरेक्टली आपका एक कार्बन ज्वाइन है। देन ये कार्बन भी आपका 1 कार्बन से 1 डिग्री। अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन तो हमने जान लिए, सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे। 1 डिग्री कार्बन हाउ मेनी 1 2 3, दैट इज कितने हैं 3। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं 1, और 3 डिग्री कितने हैं 1, और 4 डिग्री 0। देन अब 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात आ रही, तो आपको देखना है 1 डिग्री कार्बन जितने होंगे उसके टोटल हाइड्रोजन। अब 1 डिग्री कार्बन यहां पर कितने हैं 3, देन यहां पर टोटल कितने हैं 3 है, 3 प्लस 3 प्लस 3 मीन्स क्या आएगा यहां पर टोटल 9, यानी 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए 9। देन उसके बाद में 2 डिग्री कार्बन से कितने हाइड्रोजन ज्वाइन है, देखो 2 डिग्री कार्बन एक ही है, मीन्स यहां पर कितने हो गए 2 हो गए, आप इसको डायरेक्टली भी 9 लिख सकते हैं। देन 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन से कितने हैं यहां पर 1, और 4 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन ज्वाइन रहेंगे क्या, नहीं, जब वो ऑलरेडी 4 कार्बन से बॉन्ड फॉर्म किया तो वहां पर हाइड्रोजन आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट एग्जांपल को समझेंगे। एग्जांपल नंबर 4, CH3 CH2 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 CH3। अब हमने यहां पर कार्बन के बारे में देख लिया, अब इसके रिगार्डिंग और कुछ एग्जांपल को देखेंगे। CH3 CH2 OH, देन CH3 CH CH3 OH। अब सबसे पहले एग्जांपल की बात करेंगे तो आपका ये कौन सा कार्बन है, डायरेक्टली एक कार्बन से यानी 1 डिग्री। ये कार्बन आपका 2 कार्बन से क्या हो गया 2 डिग्री। ये कार्बन आपका अगेन 2 कार्बन से 2 डिग्री। ये कार्बन आपका अगेन 2 कार्बन से 2 डिग्री, और ये क्या हो गया आपका 1 डिग्री। अब इसके रिगार्डिंग 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, देन 3 डिग्री कार्बन, देन 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब यहां पर 3 डिग्री कोई कार्बन है क्या, नहीं है, तो पहले इसको 0 0 लिख देंगे। जब 3 डिग्री कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन होगा क्या, नहीं होगा। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं 1 एंड 1 2, दैट इज कितने हैं यहाँ पर 2। देन यहाँ पर 2 डिग्री कितने हैं 1 2 3, 2 डिग्री कितने हैं यहाँ पर 3। अब 1 डिग्री कार्बन से डायरेक्ट हाइड्रोजन कितने हैं 2 कार्बन से आपके 3 प्लस 3 कितने हैं 6। देन 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने, सॉरी 2 डिग्री कार्बन कितने हैं 1 2 3, 2 2 2 मींस दैट इज टोटल क्या आएंगे आपके यहाँ पर 6। तो ये था हमने देखा कार्बन हाइड्रोजन के बारे में। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आ गया, कौन सा आ गया अल्कोहल। अगर कभी कभी आपको अगर पूछा जाए कि अल्कोहल की डिग्री क्या है, अल्कोहल जिस कार्बन से ज्वाइन होगा उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही भी आपकी अल्कोहल की डिग्री होगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले आपका ये कौन सा कार्बन है, ये आपका 1 डिग्री कार्बन है।
ये भी कौन सा है आपका 1 डिग्री कार्बन, तो इसकी भी डिग्री क्या होगी 1 डिग्री होगी। देन यहां पर अगर हम देखेंगे ये कार्बन आपका 1 डिग्री, देन आपका ये कार्बन कौन सा है 1 डिग्री, देन ये कार्बन कौन सा है आपका 2 डिग्री, तो इस कार्बन की भी डिग्री क्या होगी 2 डिग्री। तो हमने देखा डिग्री ऑफ कार्बन एटम इन डिटेल कंपाउंड्स। तो हमने अभी देखा डिग्री ऑफ कार्बन एटम, डिग्री ऑफ कार्बन यानी जिस कार्बन एटम से आपका फर्स्ट ग्रुप अटैच रहेगा वही डिग्री उस आपके फर्स्ट ग्रुप की रहती है। तो हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां पर स्पेशली हम इस कंपाउंड के बारे में हमको फोकस करना है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर मीथेन के मॉलिक्यूल लिया, दैट इज CH4। एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, 1 कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर जो 4 कार्बन है मैंने इनको अलग तरीके से यहां पर रिप्रेजेंट किया है। तो एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है CH4 का। अब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो डैश फॉर्म में दिख रहा है, ये जो है आपका डैश फॉर्म में, इस कार्बन एटम के बैक साइड में आपका हाइड्रोजन एटम है। फिर यहाँ पर जो आपको ये वेज दिख रहा है इसको कहा जाता है सॉलिड वेज। ये जो आपको डार्कर फॉर्म में किया सॉलिड वेज, ये होता है आपका फ्रंट साइड, ये आपका सामने वाली साइड। और ये जो दो होते हैं आपके इन द प्लेन। मान लो फॉर एग्जाम्पल इसको हम एक समझेंगे। अब ये सेंटर में आपका कार्बन एटम है, ये जो है आपका फ्रंट साइड, मान लो ये सामने के साइड से है, ये आपका सामने के साइड से जो है इसको बताया जाएगा सॉलिड वेज के फॉर्म में, यानी ये फ्रंट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और ये रहेगा आपका बैक साइड, यानी ये बैक साइड से जो मैंने यहाँ पर आपको इस हाइड्रोजन बताया है डैश फॉर्म के अंदर, ये होगा आपका बैक साइड। और ये जो दो आपके दिख रहे हैं, ये जो आपके 2 हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहे हैं, कंसिडर करो 2 हाइड्रोजन है, ये आपके इन द प्लेन। तो ये होता है आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये होता है फिशर पोजीशन फार्मूला। देन यहां पर हम देख सकते हैं दो जो है आपके फ्रंट साइड और दो जो है आपके यहाँ पर एटम्स और ग्रुप्स बैक साइड। ये आपका एक्चुअली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। देन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या है समझेंगे, क्योंकि ये अगर हम समझेंगे तो ये हमको मालूम होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंट किस तरीके से रहता है। सबसे पहले मेनली अगर देखा जाए तो इसके 2 टाइप है, एक ओपन चेन और क्लोज चेन। इसी को कहा जाता है असाइक्लिक और इसी को कहा जाता है साइक्लिक, जैसा कि हमने इसको पढ़ा है 10th 11th में भी पढ़ा है। अब ये आपके ओपन चेन मतलब कैसे कंपाउंड रहेंगे, यानी कार्बन की ऐसी ओपन चेन रहेंगी। और ये क्लोज चेन मतलब कैसे कंपाउंड्स रहेंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, मतलब यहां से शुरू होकर फिर यहां पर चेन आपकी खत्म। फॉर एग्जांपल इस तरीके से। ये ओपन चेन में आगे अगर डिटेल में जाएंगे तो इसके मेनली 2 टाइप है, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड कंपाउंड किसे कहते हैं, सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जैसा कि हम यहां पर बोलेंगे अल्केन। अब अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को क्या कहा जाता है, अल्कीन। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड क्या कहा जाता है, अल्काइन। अब थोड़ा सा हम क्लोज चेन कंपाउंड की तरफ बढ़ेंगे। अब क्लोज चेन में यहां पर मेनली 2 टाइप है, एक है अलीसाइक्लिक और एक है आपका एरोमेटिक। अब अलीसाइक्लिक में कैसे कंपाउंड्स रहेंगे, अलीफेटिक कंपाउंड रहेंगे, यानी कार्बन कार्बन के चेन वाले कंपाउंड्स रहेंगे। और यहां पर आपके एरोमेटिक कंपाउंड, ये वर्ड अरोमा से आया है आपको एरोमेटिक कंपाउंड। देन अलीसाइक्लिक के फर्दर 2 टाइप है, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक मतलब होमो के मायने क्या होता है, सेम तरह के कार्बन की चेन रहेंगी। और यहां पर आपके मे भी उसके अंदर हेट्रो एटम रहेगा। जैसा कि हेट्रोसाइक्लिक की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हेट्रो एटम नाइट्रोजन ऑक्सीजन कोई भी आपका हेट्रो एटम होता है। और यहाँ पर क्या रहेगा, सेम तरह के यानी कार्बन कार्बन की चेन रहेंगी। देन ये आपके नॉन एरोमेटिक होंगे, क्योंकि ये अलीसाइक्लिक की बात हो रही है, ये एरोमेटिक होंगे क्या, नहीं होंगे। देन एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर देखेंगे तो बेंजानॉइड, नॉन बेंजानॉइड एंड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, इसको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। अब अगर यहां पर हम डिटेल में जाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप के आपके केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं, लेकिन आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो यहां पर आपका अल्केन है, जैसे ही यहां पर आपके हेलोजन की एंट्री हो गई तो यहां पर बन गया आपका एक फंक्शनल ग्रुप हेलोजन डेरिवेटिव। जिस तरीके से आप यहां पर देखेंगे अल्केन है, अल्केन के अंदर अगर OH ग्रुप आ गया रिप्लेस बाय हाइड्रोजन एटम तो बन जाएगा आपका यहाँ पर अल्कोहल। तो ये इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो डायरेक्ट ये फंक्शनल ग्रुप में चेंज होता है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इससे पहले फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि उसका मास उसकी डेंसिटी डिफर हो सकती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप रहने की वजह से। अब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ने के बाद उसके क्या होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, डेंसिटी है जैसे कि उसका मॉलिक्यूलर मास है ये इंक्रीज होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ये टोटली फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड होती है।
ए ग्रुप और सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप फॉर्म होमोलोगस सीरीज, यानी एक तरह के फंक्शनल ग्रुप के नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो ग्रुप रहे, जो सीरीज रहेंगे उसे कहेंगे हम homologous series. In general, the series represented by general molecular formula and the successive differ CH2 unit. यानी हर एक अगर हम मॉलिक्यूल को देखेंगे उसमें जो डिफरेंस होता है CH2 यूनिट का होता है. ऑल मेंबर्स ऑफ सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी सारे सीरीज के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम होगा. दे हैव, अब वहां पर अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है जैसे कि अभी हमने देखा तो उसके केमिकल फॉर्मूला भी सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, सिमिलर होंगे. अब इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे. होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, homologous series of alcohol, CH3OH, then CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2OH. अब ये आपकी होमोलोगस सीरीज है. यहां पर अगर हम देखेंगे सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है. देन इसके अलावा अगर हम डिफरेंस देखेंगे, इस दोनों के अंदर अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है. देन इन दोनों के अंदर देखेंगे तो एक CH2 यूनिट का डिफरेंट है. देन इस दोनों के अंदर देखेंगे तो एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है. तो ये होती है आपकी होमोलोगस सीरीज. इस तरीके से हम होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड ये देख सकते हैं. तो हम आगे बढ़ेंगे. कमिंग, हाँ, तो मेन पोर्शन ये, यहां से एक्चुअली आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन की फीलिंग आती है. रिएक्शन कैसे होते हैं, रिएक्टेंट क्या होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है, देन यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, देन प्रोडक्ट क्या होता है और बाय प्रोडक्ट क्या होता है, क्यों रिएक्शन होती है, किस तरीके से होती है और रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है, तो समझेंगे. कोई भी अगर आपकी केमिकल रिएक्शन है तो वहां पर आपका जो रिएक्टेंट साइड होता है, फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे इसे रिएक्टेंट कहेंगे तो इससे क्या फॉर्म होता है, आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है. मान लो यहाँ पर एक हमने यहाँ पर जो रिएक्टेंट लिया है, एक सबस्ट्रेट है. सबस्ट्रेट क्या करता है, यहाँ पर सबस्ट्रेट पर जब रिएजेंट अटैक होगा तो यहाँ पर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग भी यहाँ पर होता है. देन सबस्ट्रेट किसे कहेंगे, सबस्टेंस द रिएक्टेंट इन विच प्रोवाइड्स द कार्बन एटम. अब यहाँ पर अगर कोई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है तो कार्बन एटम हैविंग न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, रिएक्शन के अंदर जो आपका सबस्ट्रेट है उसको ब्रेक होकर न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है. किसके वजह से, जब ये अटैकिंग रिएजेंट, इसे हम अटैकिंग रिएजेंट भी कह सकते हैं. अटैकिंग रिएजेंट, जब अटैकिंग रिएजेंट इस पर अटैक करेगा सबस्ट्रेट पर, तो यहां पर दो तरीके से रिएक्शन हो सकती है. मे बी अगर यहां पर देखेंगे तो एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा. अगर मान लो कोई रिएक्शन आपकी मोर देन 1 स्टेप है, यानी 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, तो एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा. और इंटरमीडिएट इज नथिंग बट टेम्पररी होता है. देन फॉर्मेशन ऑफ आपका फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होता है. अभी इंटरमीडिएट में आपका फ्री रेडिकल भी रह सकता है, कैटायन भी रह सकता है, अनायन भी रह सकता है. अगर सिंगल स्टेप की रिएक्शन है तो डायरेक्ट ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी और यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा. ये जो आपका इंटरमीडिएट है, फ्री रेडिकल, कैटायन, अनायन, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं. अब ये जो आपका अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट में रिएजेंट दो तरह के रहते हैं, या तो इलेक्ट्रोफाइल होगा या तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल होगा. और यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर रिएक्शन कंडीशन देखी है, मे बी यहाँ पर कुछ रिएक्शन के लिए आपको टेम्परेचर लगेगा, कुछ रिएक्शन के लिए आपको वहां पर कैटलिस्ट लगेगा. तो हमने यहाँ पर देखा है कि सबस्ट्रेट किसे कहते हैं और देन रिएजेंट इज नथिंग बट यहाँ पर जब अटैक करेगा सबस्ट्रेट पर, इसके अंदर एक न्यू चेंजेस लाता है इस रिएक्शन के अंदर. इन अदर वर्ड्स the other reactant, that is ये आपका reagent और agent which bring about the new change in the substrate के अंदर नया चेंज लेकर आता है. अब हम अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. कोई भी अगर आपकी केमिकल रिएक्शन है तो इस वे के अंदर ही रिएक्शंस होगी, सबस्ट्रेट, रिएजेंट, देन आपका यहाँ पर अगर मल्टी स्टेप की रिएक्शन तो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, अगर सिंगल स्टेप है तो ट्रांजिशन स्टेट से आपका प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट. प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जो हमें चाहिए होता है, और बाय प्रोडक्ट किसे कहते हैं, जो हमें नहीं चाहिए होता है. आगे बढ़ेंगे. अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अटैकिंग रिएजेंट के दो टाइप होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल. जैसा कि हमने देखा इलेक्ट्रोफाइल मतलब इसके नाम में क्या आ रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन और फाइल. फाइल मींस लविंग कहेंगे. अभी किसको लविंग करता है, एक्चुअली देखें तो इलेक्ट्रॉन को लविंग करता है. इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है. अब जो निगेटिव चार्ज को लविंग करेगा तो इस पर चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव होगा. तो इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, या नो चार्ज न्यूट्रल स्पेसिस होता है, या तो नो चार्ज न्यूट्रल स्पेसिस. देन न्यूक्लियोफाइल किसे कहेंगे, जो न्यूक्लियस को लविंग करता है. इसको लविंग करता है न्यूक्लियस को. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है, प्लस, तो इस पर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा. यहाँ पर जैसा कि हमने इस पर देखा कि पॉजिटिव चार्ज होगा और नो चार्ज न्यूट्रल एटम, और यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज होगा, या अदर जो होंगे लोन पेयर वाले आपके यहाँ पर एटम्स होंगे, उसे कहेंगे हम न्यूक्लियोफाइल. थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जान लेंगे.
इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज, ये गरीब आदमी होती है। इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल स्पेस हैविंग नो चार्ज, मतलब ये जो है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। अब इसके अपोजिट में इसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, अब इसके मुकाबले भी थोड़ा सा अमीर आदमी होते हैं। इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, इट कैरीज नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर न्यूट्रल चार्ज विथ नो, न्यूट्रल एटम विथ न्यूट्रल स्पेसिस विथ नो चार्ज, और यहाँ पर न्यूट्रल विथ क्या रहता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके एग्जांपल को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देन इट इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस, अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस होते हैं, फाइल के बारे में लविंग और ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस, ये कैसे होंगे, इट इज न्यूक्लियस लविंग स्पेसिस। देन इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के पास से, अब इनके पास में इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, तो ये सबस्ट्रेट के पास से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सबस्ट्रेट, इट अटैक ऑन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ऑफ रिएक्शन, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पर ये अटैक करेंगे, यानी न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेंगे। इट इज अटैक ऑन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ऑफ रिएक्शन। इट एक्ट्स एज लेविस एसिड, लेविस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले। देन इसके बारे में पढ़ेंगे, इट डोनेट द इलेक्ट्रॉन, इट अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ रिएक्शन। अब ये अमीर आदमी है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। देन इट एक्ट एज लेविस बेस, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेंगे अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी। देन इसका एग्जांपल देखेंगे NO2+, अब यहाँ पर चार्ज आ गया, कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ये क्या हो गया आपके इलेक्ट्रोफाइल। देन AlCl3, ये न्यूट्रल विथ नो चार्ज, ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल है। देन यहाँ पर देखेंगे नेगेटिव चार्ज, क्या है फिर आपकी ये न्यूक्लियोफाइल। देन साइनाइड, देन यहाँ पर आपका अमोनिया, इस पर कोई चार्ज है क्या, नहीं, लेकिन लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन से। देन हेलोजन्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये देखा हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, जो कि आपके अटैकिंग एजेंट होते हैं। देन आगे बढ़ेंगे, क्लीवेज, क्लीवेज इसी को फिशन कहा जाता है, इसी को क्लीवेज कहा जाता है। अब ये क्या होता है, कोई भी आपकी केमिकल रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर कोवैलेंट बॉन्डेड जो एटम होंगे वहां पर एटम का ब्रेकिंग होगा, मतलब बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। क्या होगा, मान लो फॉर एग्जांपल एक एटम है, दूसरा एटम है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। बॉन्ड का ब्रेकिंग होने को क्या बोला जाता है, क्लीवेज, या उसे हम फिशन कह सकते हैं। इन दिस फिनोमेना बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन टू कंस्टिट्यूएंट एटम और एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स के बीच में का जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होना, उसको क्या कहेंगे, क्लीवेज। अब क्लीवेज होता है दो तरीके का, एक होता है होमोलाइटिक क्लीवेज और एक होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। अब यहाँ पर होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब क्या होता है, जैसा कि ये सेम है तो ये क्या होगा आपका डिफरेंट। अब क्लीवेज का मतलब अभी मैंने बताया कि बॉन्ड का ब्रेकिंग होना। अब देखो ये जो रिएक्शन होगी, यानी होमोलाइटिक क्लीवेज जो होगा, इन प्रेजेंस ऑफ कौन से फेवर में होगा, यूवी लाइट, और ये किस प्रेजेंस में होगा, आपके सॉल्वेंट के। ठीक है, अब होमोलाइटिक क्लीवेज को सबसे पहले समझेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पर दो एटम्स है, आपके यहाँ पर दो एटम्स, मैं इसको ए बी लेता हूं, आपके यहाँ पर ए और बी दो एटम्स है, एक इलेक्ट्रॉन ए का, एक इलेक्ट्रॉन बी का। अब यहाँ पर आपका जो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, अब ये जो यहाँ पर आपका क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक मतलब एक इलेक्ट्रॉन ए के तरफ और एक इलेक्ट्रॉन बी के तरफ, फिर यहाँ पर क्या होगा, ये ए प्लस बी, ए के पास एक इलेक्ट्रॉन, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का। अगर हम देखेंगे तो एक दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड फॉर्म हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन ए के तरफ, एक इलेक्ट्रॉन बी के तरफ, और यहाँ पर ये दोनों भी जो आपके एटम्स होते हैं कोवैलेंट बॉन्डेड, इनकी वैलेंसी इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नियरली सेम होती है और लिटिल डिफरेंस होता है। अब अगर यहाँ पर देखेंगे इसके जरिए, और ये जो फॉर्म होता है इसे कहते हैं हम फ्री रेडिकल, इसे कहते हैं हम फ्री रेडिकल। अब यहां पर देखेंगे जो आपका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है, ए और बी, ए का एक इलेक्ट्रॉन, बी का एक इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर जो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज है, यहां पर होमो में क्या था, एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी सेम डिस्ट्रीब्यूशन था, यहां पर वैसा नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, इफ ए से अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इफ ए इज, या मैं इसे डायरेक्टली कहूंगा, देखो अब यहां पर अगर हम देखेंगे ए और बी आपके दोनों एटम है, ठीक है, बी इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन ए, अगर मैं ऐसा कहूंगा, ठीक है, इफ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, मतलब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है यहाँ पर ज्यादा है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेकर जाएगा, आपका बी लेकर जाएगा, और इसे बताएंगे फुल हेडेड एरो से। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेकर जाएगा, आपका बी। अब जो दो इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा, जिसने इलेक्ट्रॉन लेकर गए उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन एक अपना डोनेट कर दिया उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर ये हो गया आपका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया उसे कहेंगे कैटायन,
और जिस पर नेगेटिव चार्ज आ गया उसे क्या कहेंगे, अनायन। तो ये था हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज यहाँ पर ये दोनों एटम्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा रहता है। जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहती है, टू शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत जिसके अंदर ज्यादा है। अब जैसा कि मान लो अगर मैं यहाँ पर कहता है कि आपका ए अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ए की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन आते और ए पर क्या आता, नेगेटिव चार्ज, और बी पर क्या आता, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमने देखा क्लीवेज, और इसके अंदर हमने देखे दो टाइप, होमोलाइटिक क्लीवेज एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर ये बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पर हमको आगे जो है तो रिएक्शन के अंदर सारी चीज समझना है। अभी हम देखेंगे होमोलाइटिक क्लीवेज के जरिए जो आपको फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के जरिए जो आपको कैटायन और अनायन, के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। सबसे पहले फ्री रेडिकल के बारे में देखेंगे। फ्री रेडिकल कैसे फॉर्म होता है, हमने अभी देखा होमोलाइटिक क्लीवेज के जरिए, यानी किसी भी बॉन्ड के अंदर में से, यानी दो एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सेम वे से होगा, यानी एक एटम एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन। इट इज ए न्यूट्रल स्पेसिस हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। फ्री रेडिकल क्या होता है, न्यूट्रल स्पेस होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर होते हैं। देन इट कंटेन एटलीस्ट वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, यानी पेयर फॉर्म में नहीं होते हैं। फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म बाय होमोलाइटिक क्लीवेज। किस तरीके से फॉर्म होता है, ए प्लस बी गिव्स, सॉरी, ए बी, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बी, एक इलेक्ट्रॉन ए की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन बी की तरफ, ए प्लस बी। तो इस तरीके से आपका फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। इसे हाफ हेडेड एरो भी कहा जाता है, हाफ हेडेड एरो कहा जाता है, और इसे फिश हुक भी कहा जाता है, फिश हुक एरे भी कहा जाता है। देन इसके रिगार्डिंग अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। अब देखो यहाँ पर 3 डिग्री मतलब क्या रहेगा आपका, एक कार्बन एटम से 3 अल्काइल ग्रुप अटैच रहेंगे, और 2 डिग्री मींस क्या रहेगा आपका, एक कार्बन एटम से 2 अल्काइल ग्रुप अटैच रहेंगे, और यहाँ पर एक कार्बन एटम से एक अल्काइल ग्रुप, और इसे हम सुपर प्राइमरी भी हम कह सकते हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरीके से होती है, और ये होमोलाइटिक क्लीवेज के जरिए फॉर्म होता है। ये था फ्री रेडिकल के बारे में। अब जैसा कि हमने देखा होमोलाइटिक क्लीवेज में हमको फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा था, तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या फॉर्म हो रहा था, टू स्पीसीज फॉर्म हो रहे थे, कैटायन और अनायन। उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे इनको डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में। कार्बोकैटायन कुछ कहा जाता है कार्बोनियम आयन, और यहाँ पर कार्बोकैटायन, कैटायन में कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। देन कार्ब अनायन, कार्ब अनायन, अनायन में कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज। जो आपका कार्बोकैटायन होता है यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी रहने की वजह से इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस। ये आपका गरीब आदमी होता है, यानी इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसकी जो हाइब्रिडेशन होता है sp2 होता है। और यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखेंगे तो सिमिलर वे फ्री रेडिकल जैसा होता है, यानी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सबसे ज्यादा आपको अगर यहाँ देखेंगे तो 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, एंड एट द एंड सुपर प्राइमरी। अब ये किस तरीके से देखो, मान लो फॉर एग्जांपल अब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अगर 3 लोग देने वाले रहेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसके पास में 2 लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले रहेंगे तो इसके पास में एक ही है, इसके पास कोई भी नहीं है। इस तरीके से सबसे ज्यादा जिसके पास होंगे वो आपका मोर स्टेबल होगा। यानी 3 डिग्री आपका कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन सुपर प्राइमरी से कहेंगे हम। अब कार्बन अनायन के बारे में बात करेंगे तो कार्बोकैटायन क्या था आपका, यहाँ पर इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्स्ट्रा होंगे। द कार्बन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन एंड हैविंग इट्स, कैसा चार्ज रहेगा इस पर, निगेटिवली चार्ज। कार्बोकैटायन पर पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज। इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस, ये कैसा था, डिफिशिएंट, तो ये कैसा रहेगा, रिच, यानी इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होगी क्या, नहीं, इसके पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। ये गरीब आदमी, ये गरीब आदमी और ये अमीर आदमी हो गया। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हाइब्रिडेशन sp2 भी होता है और sp3 भी होता है। देन स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है, कार्बोकैटायन के टोटली अपोजिट होगी, कार्बोकैटायन के क्या होगी, टोटली अपोजिट। अब कार्बोकैटायन में क्या थी, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यानी सब में ज्यादा कौन था आपका, 3 डिग्री। यहां पर क्या होगी, डायरेक्टली आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस ऑर्डर के अंदर होगी। अब वो कैसे, ऑलरेडी इसके पास में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इसके पास 3 लोग है, भाई इलेक्ट्रॉन लो, इलेक्ट्रॉन लो बोलकर, उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, वो लेगा क्या, नहीं लेगा। वो अपने ऑलरेडी जो है तो स्टेबिलिटी के लिए देखेगा इलेक्ट्रॉन किसको देना है, ये ऑलरेडी देने के लिए तैयार है, और दूसरों के पास इलेक्ट्रॉन लेगा क्या, नहीं लेगा। देन सिमिलर वे, अब 3 लोग से यहाँ पर कितने हो गए, 2 लोग, और यहाँ पर कितने हो गए, 1 लोग, और यहाँ पर कोई भी नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो आपका ये 1 डिग्री वाला क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो आपका कार्बोकैटायन और कार्बो अनायन दोनों का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है टोटली अपोजिट है। कार्बोकैटायन में 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, और कार्बो अनायन में क्या था आपका 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। तो हम इससे आगे बढ़ेंगे।
होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये इलेक्ट्रॉन क्यों फिरते हैं इधर से उधर, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ दैट दे वांट स्टेबिलिटी। वो क्या चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फिरते रहते हैं। दे वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। जब ऑक्टेट कंप्लीट करेगा कोई भी एटम तो वो कैसा रहेगा? स्टेबल रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो किस तरीके से होता है? मान लो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको समझेंगे हम थोड़ा सा डिटेल में। अगर मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, दैट इज यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है और ये आपका एक वाई एटम है और यहाँ पर भी एक बॉन्ड है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इन जनरल अगर हम देखेंगे पाई बॉन्ड, यानी ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इट्स एडजेसेंट बॉन्ड की तरफ अगर शिफ्ट होंगे तो किस तरीके से होंगे? ये जब यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो इस तरीके से होंगे। अब मैं जो है इससे पहले भी आपको बताया हूं कि अगर दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे तो ये फुल हेडेड एरो फॉर टू इलेक्ट्रॉन, और अगर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है तो आपका वन हेडेड एरो। तो यहां पर मैंने दो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया, जैसे यहां से दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड और यहां पर क्या हो गया? डबल बॉन्ड। अब यहां पर देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन में पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम। अब ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस एडजेसेंट एटम की तरफ शिफ्ट हो गए तो यहां पर क्या आ गया? दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर आ गया। देन थर्ड कंडीशन क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अब ये जो पाई बॉन्ड है यानी यहाँ के जो दो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये शिफ्टेड हो गए टुवर्ड्स द एडजेसेंट बॉन्ड। जैसा कि आपने देखा ये आपके दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बाद में यहाँ पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड। तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कुछ इस तरीके से होता है। जो भी आपके बॉन्ड फॉर्म होंगे, या डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड, जो भी कन्वर्शन होगा इस तरीके से होता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। थोड़ा लाओ अच्छा, और थोड़ा मराठी में रिपीट ले रही पूरा ले लेंगे। नाही खाली नाव कम तो एक्सपर्ट हा, आता आपण आता पुढच्या पॉइंटकडे वळूया। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होना, उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। आओ इसे समझेंगे आसान तरीके से। अब जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है इसके मेनली दो टाइप होते हैं। कितने टाइप आहेत? त्याचे दोन टाइप आहेत। कोणते कोणते आहेत? एक परमानेंट इफेक्ट, एक टेम्पररी इफेक्ट। अब ये परमानेंट इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट क्या होता है, टेम्पररी इफेक्ट क्या होता है, समझेंगे इसको एग्जाम्पल के जरिए डे टू लाइफ के। मान लो एक स्टूडेंट है और वो स्कूल के पहले दिन से, यानी मान लो एकेडमिक ईयर समझो जून से स्टार्ट हो रहा है, तो जून से लेकर आने वाले एग्जाम तक कंटिन्यूअसली डेली स्टडी करता है बिना बोले, घर पर भी आकर होमवर्क करता है, उसके अलावा नोट्स प्रिपेयर करता है, स्टडी करता है बिना बोले। और एक ऐसा स्टूडेंट है जो सिर्फ एग्जाम आने के एक महीना पहले या 15 दिन पहले स्टडी करता है, जो कंटिन्यूअसली रेगुलर बिना बोले कर रहा है, तो हो गया आपका परमानेंट इफेक्ट और ये हो गया आपका टेम्पररी इफेक्ट। यानी आपका यहां पर अगर हम देखेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर परमानेंट इफेक्ट मतलब वो इफेक्ट कंटिन्यू बताएगा, और टेम्पररी इफेक्ट मतलब जब अटैकिंग रिएजेंट आएगा तभी बताएगा, जब रिएजेंट रिमूव हो गया तो इफेक्ट नहीं बताएगा। तो इससे कहेंगे टेम्पररी इफेक्ट। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले परमानेंट इफेक्ट को पढ़ेंगे। अब परमानेंट इफेक्ट में इसके फर्दर देखा जाए तो चार टाइप है। वैसे बेसिकली ये तीन ही टाइप है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट और मेसमेरिक वेरी वेरी सिमिलर, हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है और मेसोमेरिक इफेक्ट है और हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये तीनों भी किसके टाइप है? परमानेंट इफेक्ट से टाइप है। कई के टाइप है ये आपके? परमानेंट इफेक्ट है। और टेम्पररी इफेक्ट का एक ही टाइप है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे आपके इंडक्टिव इफेक्ट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट को डिनोट किया जाता है आई से। इंडक्टिव को डिनोट किया जाता है आई से, और इसके फर्दर देखा जाए तो दो टाइप, एक प्लस आई, एक माइनस आई। अब ये प्लस आई माइनस आई, इनको समझने से पहले इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और कहां पर होता है इसको समझेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट जो है सबसे पहले बेसिकली इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। कैसा इफेक्ट है? अभी मैंने बताया आपको, परमानेंट इफेक्ट है। देन शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग कार्बन कार्बन चेन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स और एटम्स। ये जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। यहां पर क्या होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के मुताबिक, मतलब जो ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसके तरफ होगा। अब समझेंगे, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट अप टू द 4 कार्बन एटम। ये जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है 4 कार्बन तक ही इफेक्ट बताएगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। देन इसी को इन अदर वर्ड्स पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड कॉज्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड। देखो इसका मतलब क्या है, यहां पर हम देखेंगे आगे एग्जांपल के जरिए समझेंगे। अब यहां पर मैंने आपको कार्बन के 4 एटम दिख रहे हैं और यहां पर आपका क्लोरीन है। अब सबसे पहले यहां पर जो आपको कोवैलेंट बॉन्ड दिख रहा है ये पोलर बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है ये आपका? पोलर, कार्बन और आपका यहाँ क्लोरीन बॉन्ड। अब यहां पर जो पोलराइजेशन होगा, अब यहां पर देखेंगे तो आपका कार्बन एटम और ये क्लोरीन एटम दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन सा ज्यादा है? आपका क्लोरीन ज्यादा है।
कौन सा ज्यादा है आपका, क्लोरीन। तो ये क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये खींचेगा। अब ये अपने तरफ खींचेगा, फिर यहां से भी खींचेगा, फिर यहां से भी। अब ये कार्बन जब इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये कार्बन इसके पास से खींचेगा, ये कार्बन इसके पास से खींचेगा। यानी अगर इसको नंबरिंग देंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये 4 कार्बन 3 इफेक्ट है। उसके आगे जैसा इससे आगे आगे जाएंगे तो यहाँ पर इफेक्ट कम होगा। मान लो इस पर रहेगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पर रहेगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पर रहेगा डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, इस पर रहेगा डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। इस तरीके से अब ये इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग होगा, इलेक्ट्रॉन का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है आपका, ये क्लोरीन खींच रहा है। यानी यहाँ पर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है आपका, क्लोरीन है। तो ये होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, प्लस आई और माइनस आई किसे कहते हैं। प्लस आई इफेक्ट दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पर डिपेंड होता है, और माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पर डिपेंड होता है। प्लस आई इफेक्ट जैसा मैंने अभी आपको बताया, इट इज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब इस पर प्लस है मतलब इसको क्या कहेंगे हम, इट इज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसे क्या कहेंगे, जैसे इसको हमने पॉजिटिव कहा वैसे इसको क्या कहेंगे हम, इट इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। देन इट शोन बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप्स होते हैं। इट्स शोन बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसे हम यहां पर EDG चाहिए था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इट इज स्टेबलाइज कार्बोनाइंस, इस कार्बोनाइन को क्या करता है, स्टेबल करता है। इट स्टेबलाइज कार्बोकैटायन। देन इसके एग्जांपल देखेंगे तो यहां पर आपको अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, देन इथाइल, ये आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के एग्जांपल्स है। देन माइनस आई इफेक्ट वाले एग्जांपल कौन से हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, NO2 है, साइनाइड है, देन कार्बोक्सिलिक एसिड है, देन ईस्टर है, देन हेलोजेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये थे आपका इंडक्टिव इफेक्ट। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट के बारे में। प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट के बारे में, प्लस आई जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके अल्काइल ग्रुप्स है और प्लस आई इफेक्ट बताते हैं, और माइनस आई इफेक्ट वाले कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। अगर इसके प्रायोरिटी ऑर्डर को देखेंगे तो इस तरीके से रहेंगे आपके कुछ माइनस आई इफेक्ट और आपके प्लस आई इफेक्ट। सबसे ज्यादा आपका NH3, देन NO2, साइनाइड, SO3H, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन आपका एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल अमाइड, हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अल्कोहल, देन आपका OR, देन NH2, देन आपका C6H5 एंड हाइड्रोजन। और प्लस आई में सबसे ज्यादा आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन आपका 1 डिग्री। तो ये होता है आपका प्लस आई और माइनस आई का इफेक्ट का ऑर्डर। कभी आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच ऑफ द ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पर आपको ये ग्रुप अटैच हुआ अथवा दिखेगा। तो अब हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा परमानेंट इफेक्ट का पहला वाला टाइप था। तो हम आगे बढ़ेंगे और अभी हम आगे जाकर देखेंगे नेक्स्ट वाला जो आपका परमानेंट इफेक्ट है। नेक्स्ट वाला जो आपका परमानेंट इफेक्ट वो है आपका रेजोनेंस इफेक्ट। अब रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, इसको समझने से पहले रेजोनेंस इफेक्ट होने के लिए क्या कंडीशन है ये समझेंगे। कंपाउंड हैज टू बी प्लेनार। कैसे कंपाउंड चाहिए, प्लेनार चाहिए। देन सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर। यहां पर सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट नहीं होगा, यहां पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। ओनली पाई बॉन्ड्स ब्रेक इन रेजोनेंस, ओनली पाई बॉन्ड का मूवमेंट होगा। शुड बी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब यहां पर आपके पाई बॉन्ड का क्या होने वाला है, डीलोकलाइजेशन वाला है। एक्चुअली अगर रेजोनेंस इफेक्ट की डेफिनेशन देखेंगे, द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल बाय इंटरेक्शन ऑफ टू बॉन्ड्स और बिटवीन पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एडजेसेंट एटम। इसको समझेंगे हम। अब यहां पर कौन से इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होते हैं इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर, ओनली इलेक्ट्रॉन दैट कैन मूव पाई इलेक्ट्रॉन्स। कौन से, पाई इलेक्ट्रॉन्स और सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, देन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होते हैं। हम इसको एग्जांपल के जरिए समझेंगे। अब फीचर्स क्या है रेजोनेंस इफेक्ट के, रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में अगर जानेंगे तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम। यहां पर एटम की अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जैसा भी हम रेजोनेंस इफेक्ट करेंगे। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन और पेयर इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है तो कम नहीं होना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी और स्टेबिलिटी भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। देन लेस सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्जेस इज मोर स्टेबल। यानी जितना चार्ज नजीक रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल, जितना दूर रहेगा उतना लेस स्टेबल। लेस सेपरेशन यानी कम सेपरेशन रहेगा अपोजिट चार्ज यानी पॉजिटिव नेगेटिव, वो क्या रहेगा, ज्यादा मोर स्टेबल। अब यहां पर हम एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि मान लो यहां पर आपके जो दो इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट हो रहे, शिफ्ट होने के बाद में यहां पर क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड, जैसा कि हम यहां पर देख सकते। देन
अनदर कंडीशन में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये आपके इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने से यहाँ पर क्या आएगा निगेटिव चार्ज। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका निगेटिव चार्ज और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज सेपरेशन दूर है, तो ये दोनों के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये इज मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। देन रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। अब रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, अभी हमने देखा कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ किसका होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का, यानी पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शिफ्टिंग होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट में वही होने वाला है, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट किसके बारे में बताएगा, अगर देखा जाए तो आपका रेजोनेंस इफेक्ट में दो पॉसिबिलिटी है। यानी रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है, आपके जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इधर इस साइड में भी मूवमेंट हो सकते हैं या इधर इस साइड में हो सकते हैं, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा, ओनली वन डायरेक्शन में। अब यहाँ पर एंट्री होती है किसी सब्स्टिट्यूएंट की या किसी फंक्शनल ग्रुप की। तो रेजोनेंस इफेक्ट के रिगार्डिंग हम पहले कुछ एग्जांपल को देखेंगे, उसके बाद में मेसोमेरिक इफेक्ट को समझेंगे। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है 1,3 ब्यूटाडाइन। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने के बाद में यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। अब जैसे यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ से जो इसका एक इलेक्ट्रॉन था शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने की वजह से इस पर भी क्या आएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास में क्या हो गए, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देन ये हो गया आपका इस टाइप का डायरेक्शन, यानी वन इस रोटेशन में आपके इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होते हुए। अब अनदर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है कि आपके ये इलेक्ट्रॉन जो आपके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, और फर्दर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे। अब जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम पे जाने के बाद यहाँ पर लॉस होने के बाद यहाँ पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। देन यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के यहाँ पर आने के बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेस होने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ये आएगा नेगेटिव चार्ज। तो हमने देखा यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, यानी रेजोनेंस इफेक्ट में आइदर वन डायरेक्शन और अनदर डायरेक्शन, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट में ओनली वन डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। इन मेसोमेरिक इफेक्ट इज ए प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट। जब कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए या सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो वहां पर आपको मेसोमेरिक इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। देन पाई इलेक्ट्रॉन मूव इन सिंगल डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। अब इसके एग्जांपल को समझेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो आपका यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है, हेलोजन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में शिफ्टिंग होंगे, इस साइड में नहीं होंगे, यानी वन डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का सिर्फ क्या होगा, शिफ्टिंग होगा। देन यहाँ पर आपका जो नाइट्रोजन है साइडेड ग्रुप की वजह से यहाँ पर इधर शिफ्टिंग होंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एनिलीन, एनिलीन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन इस साइड में शिफ्टिंग होंगे। तो ये ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। और हम क्या कह सकते हैं इन कंक्लूजन के जरिए, all mesomeric effects are resonance effect, all mesomeric effects are resonance effect, but all resonance are may be or may not be mesomeric effect। क्योंकि हर एक मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है, लेकिन हर एक रेजोनेंस मेसोमेरिक नहीं हो सकता। मेसोमेरिक इज ऑल आर रेजोनेंस, बट ऑल रेजोनेंस आर नॉट मेसोमेरिक इन इफेक्ट। अब इसके टाइप को समझेंगे। जैसे कि मान लो, जैसा हमने देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट में दो टाइप थे, प्लस आई और आपके माइनस आई, है ना, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। वैसे ही रेजोनेंस इफेक्ट में भी दो टाइप है। अब मेसोमेरिक इफेक्ट को बताया जाता है यम से। अब अगर इसके दो टाइप रहेंगे तो क्या रहेंगे, एक रहेगा प्लस यम और एक रहेगा माइनस यम, यानी पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। अब अगर रेजोनेंस इफेक्ट की बात करेंगे तो एक होगा प्लस आर इफेक्ट और एक होगा माइनस आर। इसी को मैं प्लस यम इफेक्ट और इसी को मैं माइनस यम इफेक्ट कह सकता हूं। अब यहां पर जो लिटिल डिफरेंस था, हमने क्या देखा, जब फंक्शनल ग्रुप की एंट्री हो जाए, किसी सब्स्टिट्यूएंट की हो जाए, तो वहां पर आपका मेसोमेरिक इफेक्ट रहेगा। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा, यानी आपका हाइड्रोकार्बन्स की चेन रहेंगी, तो वहां पर आपका रेजोनेंस इफेक्ट रहेगा। तो समझेंगे, प्लस आर इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट, इट इज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, या इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। इन दिस इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप टुवर्ड्स द कॉन्जुगेट सिस्टम। अब यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है उसके इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट होंगे, आपके कॉन्जुगेट सिस्टम की तरफ होंगे। फॉर एग्जांपल OH है, OR है, देन आपका OCOR है, देन NH2 है, देन NHR है, NR2 है, देन आपका NSCOR है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लस आर इफेक्ट। अब यहाँ पर सिमिलर वे माइनस आर इफेक्ट क्या होता है देखेंगे, इट इज निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। इन दिस इफेक्ट, अब जैसा यहाँ पर हमने देखा था, जो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा, उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट सिस्टम की तरफ, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्जुगेट सिस्टम की तरफ से उस फंक्शनल ग्रुप की तरफ।
In this effect, transfer of electron towards atom or substituent group attached to the conjugate system. जो सिस्टम को अटैच होगा फंक्शनल ग्रुप उसके तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, दैट इज ये आपका क्या होगा माइनस आई इफेक्ट। अब यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्डिहाइड है, देन साइनाइड है, NO2 है। तो ये हमने देखा रेजोनेंस इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है आपका रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर जब फंक्शनल ग्रुप की एंट्री हो जाए तो वो कहलाता है आपका मेसोमेरिक इफेक्ट। हम देखेंगे नेक्स्ट इफेक्ट, जैसा कि अभी हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। अब देखेंगे लास्ट वाला जो परमानेंट इफेक्ट है वो कौन सा है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तर हायपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काय असते हे बघूया आपण। हायपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कशाला म्हणतात, किसे कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। जैसा कि हमने देखा था कि आपके इंडक्टिव इफेक्ट में किसका मूवमेंट हो रहा था, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का। देन उसके बाद में हमने रेजोनेंस इफेक्ट में देखा, इवन मेसोमेरिक में देखा किसका, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था। वैसे ही यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन में भी किसका मूवमेंट होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अगेन यहां पर आपके सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, लेकिन कौन से सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में के बॉन्ड ऑफ एन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम और एटम और विथ अनशेयर पी ऑर्बिटल, यानी वैकेंट पी ऑर्बिटल रहेगा। उसके अलावा कौन से आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो गए, सिग्मा बॉन्डेड। हो सकता है यहाँ पर आपका अनसैचुरेटेड यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला सिस्टम रहे, हो सकता है यहाँ पर आपका कार्बोकैटायन रहे, हो सकता है इसके अलावा और कोई यहाँ पर सिस्टम रहे। देन इसी इफेक्ट को क्या कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या कहा जाता है, और एक नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस। जैसा कि अगर हम देखेंगे तो इसको समझेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो है आपका, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक सिस्टम लिया है, ये कौन सा सिस्टम है आपका, कार्बोकैटायन। अब कौन सा कार्बोकैटायन है यहाँ पर, ये अगर हम देखेंगे तो 2 कार्बन वाला यानी 1 डिग्री वाला आपका कार्बोकैटायन है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये आपका एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ का जो CH बॉन्ड है, यानी यहाँ पर अगर इसको मैं सिस्टम कहूंगा तो इस पर आपका पॉजिटिव, ये बाजू वाला क्या होगा आपका, यानी नियर बाय सिस्टम से जो रहेगा आपका अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से अटैच कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम, मतलब यहाँ पर CH यानी आपके 3 बॉन्ड का शिफ्टिंग यहाँ पर पॉसिबल है। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस हाइड्रोजन को यहाँ से ब्रेक करता हूँ और यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्टिंग करता हूँ। इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को शिफ्टिंग करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और इस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड है क्या, नहीं, इसलिए से कहा जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। अब सिर्फ यही हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा क्या, बल्कि ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, देन ये भी इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। जैसा कि अगर हम देखेंगे तो इसने शेयर करने से यहाँ पर नो बॉन्ड रेजोनेंस। फर्दर ये अगर अपने इलेक्ट्रॉन को सिस्टम की तरफ अगर शेयर करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये हाइड्रोजन क्या होगा, इस पर प्लस चार्ज और यहाँ पर क्या होगा आपका डबल बॉन्ड, ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करेगा। देन अगर ये दोनों करेंगे तो ये नहीं करेगा क्या, ये भी करेगा। देखो ये अगर सिस्टम को इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ये यहाँ पर आपका इस तरीके से डबल बॉन्ड सिस्टम के अंदर और इस तरीके से। अब अगर हम देखेंगे तो एक्चुअली ये अगर हम देखेंगे जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतना ज्यादा वो क्या रहेगा, मोर स्टेबल। तो हम क्या कह सकते हैं, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर द स्टेबिलिटी। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो आपका सिस्टम था इसी को मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये पी ऑर्बिटल वैकेंट रहने की वजह से ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से यहाँ पर क्या आएगा आपका डबल बॉन्ड, और ये कार्बोकैटायन के बीच में और यहाँ के इलेक्ट्रॉन डिफरेंस रहने से यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये था आपने हाइपर कॉन्जुगेशन देखा। अब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में हमने क्या देखा है, जनरली 2 चीजें यहाँ पर ये देखिए कि आपका CH बॉन्ड यानी आपके अल्काइल ग्रुप के सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो रहे थे, और जितने ज्यादा हाइड्रोजन रहेंगे उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होगा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा। अगर हम इसके स्टेबिलिटी की बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की, ये अकॉर्डिंग टू अगर कार्बोकैटायन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कौन होगा आपका 3 डिग्री, क्योंकि इसके पास में नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितने हैं, 3 है, इसके पास में कितने, 2, इसके पास में 1 है। जैसा कि हमने देखा था यहाँ पर आपके जो सिग्मा बॉन्ड का शिफ्टिंग हो रहा था किसके हो रहा था, अल्काइल ग्रुप के। अब जैसा कि मान लो आपका कार्बोकैटायनिक सिस्टम है, यहाँ पर आपके 3 अल्काइल ग्रुप, मतलब यहाँ पर टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए आपके, 9 अल्फा हाइड्रोजन। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे तो आपके कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। उस तरीके से यहाँ पर कितने हो गए आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन। इस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपका कहाँ से होगा, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन आपका 1 डिग्री। तो ये देखा आपने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में। हमने यहाँ पर परमानेंट इफेक्ट के पोर्शन को कंप्लीट किया। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारा दूसरा वाला टाइप था, कौन सा, टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट को आगे बढ़ेंगे। अब टेम्पररी इफेक्ट में हमने देखा था, टेम्पररी इफेक्ट में आपका एक टाइप था, कौन सा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसे डिनोट किया जाता है ई से। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि मान लो हमने इसको नाम पे अंदर ही कहा है कि ये टेम्पररी इफेक्ट होता है, यानी जब रिएजेंट अटैक करेगा तब ये बताता है, ठीक है। इसको समझेंगे। इट इज ए टेम्पररी इफेक्ट। कैसा इफेक्ट है, टेम्पररी इफेक्ट है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द एटम्स, प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट
अटैकिंग रीजन के प्रेजेंस में ये होता है, इसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यानी मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वहां पर आपके पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, दैट इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, शोज दिस इफेक्ट, दैट इज अटैक ओनली एट द टाइम ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अब अगर इलेक्ट्रोमेरिक की बात करेंगे तो यहां पर भी आपके दो टाइप है। अब दो टाइप कौन से है, एक आपका प्लस ई इफेक्ट, एक है आपका माइनस ई इफेक्ट। अब ये प्लस ई इफेक्ट क्या होता है, माइनस ई इफेक्ट क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में अगर हम इन जनरल डे टू डे लाइफ में अगर एग्जांपल देखेंगे, मान लो हम किसी फंक्शन के अंदर चले गए और वहां पर अगर मान लो हमारे कोई मतलब कोई टीचर स्टाफ वगैरह आ गए, मान लो हमारे कोई जो है तो उस्ताद आ गए, तो हम भी अगर जैसा आ गए तो हमारे अंदर एक बिहेवियर में चेंज आ जाता है, और जैसा चले गए हम और नॉर्मल हो जाते हैं। वैसे आपका टेम्पररी इफेक्ट वो होता है, मतलब कोई आने से, मतलब किसी के डर से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, देन हम और नॉर्मल हो जाते हैं। उस तरीके से जब अटैकिंग रिएजेंट होगा उस वक्त में आपका ये इफेक्ट बताएगा। तो देखेंगे प्लस आई इफेक्ट क्या है, इट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये क्या होगा, माइनस मतलब इट इज निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इन दिस इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर टू दैट ऑफ अ प्लस ई इफेक्ट किसे कहते हैं, इन दिस इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ट्रांसफर टू दैट एटम विच रिएजेंट गेट अटैच्ड। जहां पर आपका रिएजेंट अटैक होगा उसके तरफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। देखो जैसा कि अगर हम देखेंगे, अब यहां से आपके पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे इस कार्बन की तरफ, इसके तरफ शिफ्ट होने की वजह से यहां पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और यहां पर आपका क्या हो रहा है, ये अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है, ये हम देख सकते हैं यहां पर। देन माइनस आई में क्या होगा, इसके अपोजिट, इन दिस इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ट्रांसफर टू दैट एटम विच अटैकिंग रिएजेंट इज नॉट गेट अटैच्ड। अब जैसा कि अगर हम देखेंगे तो ये आपका अटैकिंग रिएजेंट यहां पर अटैक हो रहा था, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो रहे हैं, आपके इधर। अब इलेक्ट्रॉन इधर एक्सेस होने से यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये हमने देखा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। तो हमने आज के क्लास में जीओसी को इन डिटेल पूरा बेसिक से पढ़ा, और जीओसी को हमने पूरे कंसेप्ट को आज के क्लास में क्लियर किया। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इस जीओसी के जरिए हम आगे जाकर आने वाले जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स है, वहां के आपको रिएक्शन मैकेनिज्म, उसके अलावा आपके रिएक्शन मैकेनिज्म जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे उसके बारे में हम डिटेल को समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जीओसी के बेसिक कंसेप्ट को समझे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली रटने का नाम नहीं है, बल्कि समझने का नाम है। आपने जो आज जीओसी कंसेप्ट को पढ़ा है, इसको प्रैक्टिस करें, इसको अच्छे से समझे। जब हम नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, वहां पर ये बहुत फायदेमंद रहने वाला है। और इस बेसिस पर, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी आपके चैप्टर्स रहेंगे, इस जीओसी के बेसिस पर आपको अंडरस्टैंडिंग होंगे, समझ में आएंगे। ऐसे ही कंसेप्चुअल लेक्चर्स के लिए हमसे जुड़े रहे, हमको फॉलो करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।